दोपहर का समय था। एक मोटरसाइकिल पर एक 26 साल का लड़का और एक 28 वर्ष की महिला, जिसका नाम काव्या था और लड़के का नाम विशाल था। काव्या बहुत ही खूबसूरत थी। उसके वृक्ष स्थल बहुत ही आकर्षक और उभरे हुए थे। जब भी कोई काव्या को देखता था तो उसकी निगाह चेहरे की जगह कहीं और ही ज्यादा पड़ती थी। काव्या और विशाल एक ही मोटरसाइकिल पर एक रिश्तेदारी में जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। काव्या विशाल से कहने लगी कि आगे कहीं जगह देखकर गाड़ी रोक लेना, मुझे टॉयलेट करने जाना है। गांव पार करने के बाद खेतों का कच्चा रास्ता आया। विशाल ने वहां पर गाड़ी रोकी। काव्या टॉयलेट करने के लिए खेत में चली गई। तभी विशाल भी पीछे से पहुंच गया और देखने लगा। उसके बाद जैसे ही काव्या बाहर निकल कर आई, वह काव्या से खेत में अंदर चलने को कहने लगा। काव्या मना करने लगी तो वह जिद करने लगा और काफी मनाने के बाद काव्या को अपने साथ खेत में ले गया और उसके साथ खेत में ही संबंध स्थापित किए। पूरी कहानी अभी आपको सुनाने वाली हूँ। कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है। कहानी में अंत बने रहिएगा क्योंकि अंत में काफी अच्छी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में अभी यस लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे भारतवासी, सिर्फ इतना कर दें। इस कहानी की शुरुआत जनवरी के सर्द महीने से हुई थी। रात में 12 बजे का समय था। अचानक से काव्या के घर पर पुलिस आई और उसके पति आलोक को पकड़ कर ले गई। काव्या ने जब यह दृश्य देखा तो वह काफी डर गई। वह पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ने लगी और कहने लगी, कृपया मेरे पति को छोड़ दीजिए। लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस आलोक को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। काव्या घर में अकेली थी। यह दोनों लोग गांव से शहर में रहने के लिए आए थे। इन्होंने कमरा किराए पर ले रखा था। कमरे में काव्या और उसका पति आलोक ही रहता था। जब आलोक को पुलिस पकड़ कर ले गई तो काव्या भी थाने की तरफ जाने लगी। काव्या जैसे ही थाने की तरफ पहुंची तो धीरे धीरे उसके कदम हल्के होने लगे। थाने के गेट पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था जो काव्या को लगातार देख रहा था। काव्या को बहुत बार पहले भी लोगों ने बताया था कि पुलिस में भी कुछ लोग बहुत गलत मानसिकता के होते हैं और जो व्यक्ति गेट पर खड़ा होकर काव्या को देख रहा था उसकी निगाह भी काव्या के प्रति ठीक नहीं थी। वह काव्या के चेहरे की जगह कुछ और ही देख रहा था। काव्या समझ चुकी थी, लेकिन वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए थाने में अंदर दाखिल हुई। अंदर पहुंचने के बाद उसने थानेदार से कहा कि कृपया मेरे पति को छोड़ दीजिए। थानेदार कहने लगा कि तुम्हारे पति को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, वह गलत कार्य करता है और उसके पास से कुछ गलत सामग्री भी बरामद हुई है। काव्या जानती थी कि वह गलत सामग्री पुलिस ने ही आलोक के पास रखी है, लेकिन वह पुलिस के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। काव्या थानेदार के पैरों में गिरकर अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाने लगी, लेकिन थानेदार मानने को तैयार ही नहीं था। फिर काव्या ने कहा कि मेरे पति निर्दोष हैं। इतना सुनते ही थानेदार कहने लगा कि अगर तेरा पति निर्दोष है तो चल अपने घर की तलाशी दिलवा। तभी काव्या बोली कि यदि मेरे घर पर कुछ नहीं मिला तो क्या मेरे पति को छोड़ दोगे? यह सुनकर थानेदार कहने लगा कि हाँ, छोड़ दूंगा। काव्या ने कहा ठीक है, चलिए। काव्या थानेदार के साथ जीप में बैठकर घर पर आई। रात काफी हो चुकी थी तो पड़ोस के लोग सो गए थे। थानेदार ने ड्राइवर से कहा कि तुम तब तक गाड़ी घुमाकर खड़ी करो, मैं अभी आता हूँ। थानेदार ने काव्या के कमरे की तलाशी लेनी शुरू की तो उसे कमरे में कुछ भी नहीं मिला। तभी काव्या उससे कहने लगी कि अब तो मेरे पति को छोड़ दीजिए। तभी वह थानेदार बोला कि इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। यही कहते हुए उसने काव्या को अपनी ओर खींच लिया और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी। काव्या की सुंदरता पर थानेदार भी पागल हो चुका था। तभी वह काव्या से बोला कि अगर तुम मेरे दिल की हसरत पूरी करो तो मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। थानेदार की बात सुनकर काव्या ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और फिर उस रात उस थानेदार ने काव्या के साथ जमकर संबंध स्थापित किया। जब अगली सुबह हुई तो काव्या कहने लगी कि मेरे पति को छोड़ दीजिए। यह सुनकर थानेदार बोला कि थोड़ी देर में थाने आ जाना, छोड़ दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। कुछ देर बाद काव्या भी थाने पहुंच गई। तब उसने कहा कि मेरे पति को छोड़ दो तो थानेदार अपनी वर्दी का रोब दिखने लगा और काव्या को उल्टी सीधी बातें बताने लगा।
वह काव्या को गालियां भी देने लगा। थानेदार ने कहा कि एक ऐसी आदमी को छोड़ दूं जो इतना बड़ा क्रिमिनल है। यह सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उसका सब कुछ लूट चुका था। उसका पति भी पुलिस के कब्जे में था और उसकी इज्जत भी चली गई थी। काव्या को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। बेचारी शहर में अकेली थी और उसको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए वह लौटकर घर वापस चली आई। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम विशाल था, वह काव्या के छोटे मोटे काम निपटा दिया करता था। अगर काव्या किसी काम को कहती थी तो विशाल मना नहीं करता था। इसी प्रकार कुछ दिन बीते, तभी विशाल ने काव्य को प्रपोज कर दिया। काव्य इस बात से नाराज हो गई तो विशाल उसे मनाने लगा, लेकिन काव्या मानने को तैयार नहीं हो रही थी। अगर आप कहानी में अभी तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। विशाल के पिता काफी बड़े नेता थे, उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी और वह विशाल के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। जब उन्हें यह पता लगा कि विशाल पड़ोस में रहने वाली काव्या, जिसका पति जेल में है, उसको पसंद करता है, तो उन्हें अपने बेटे के प्रति काफी चिंता होने लगी और उन्होंने विशाल को काव्या से मिलने जुलने पर रोक लगा दी। काव्य काफी अकेली पड़ गई थी। इधर थाने में एक फोन आया और कहा गया कि आलोक को छोड़ दो या फिर उसे कहीं और शिफ्ट कर दो, नहीं तो आलोक का गैंग थाने पर हमला कर देगा और थाने में इस समय सिपाहियों की संख्या कम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आलोक को वहां से हटा दिया जाए या फिर उसे छोड़ दिया जाए। इस फोन में पूरे थाने को हिलाकर रख दिया था। आनन फानन में थानेदार ने आलोक को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भेजा। तभी रास्ते में ही आलोक की गैंग ने पुलिस की जीप को चारों तरफ से घेर लिया और बलपूर्वक आलोक को छुड़ा कर ले गए। आलोक तो आजाद हो चुका था, लेकिन इधर पुलिस ने काव्या के घर पर दबिश डाल दी। पुलिस ने काव्या को गिरफ्तार कर लिया और उसको लेकर थाने आ गई। पुलिस को यह उम्मीद थी कि काव्या को पकड़ कर रखेंगे तो आलोक सरेंडर कर ही देगा, लेकिन काफी दिन बीत गए, आलोक नहीं आया। इधर काव्या की थाने में हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वह थानेदार हर रोज काव्या के साथ संबंध बनाता था। काव्या मजबूर थी और उसकी मजबूरी का फायदा वह थानेदार जमकर उठा रहा था। तभी उसे याद आया कि विशाल ने उसे एक बार प्रपोज किया था। उसने थानेदार से कहा कि मुझे एक फोन करना है। फिर काव्या ने विशाल को फोन किया। काव्या की आवाज सुनकर विशाल को मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। काव्या की आवाज सुनकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन काव्या फोन पर रो रही थी। विशाल पूछने लगा कि रोने का कारण क्या है। तब काव्या ने पूरी बात बताई। जब विशाल को सारी हकीकत पता लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जानता ही नहीं था कि इस बीच काव्या के साथ क्या हो चुका है। विशाल गुस्से से उठा और सीधा अपने पिता के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे आधे घंटे के अंदर काव्या यहाँ घर पर चाहिए। विशाल के पिता कहने लगी कि बेटा, यह कानूनी मामला है, इतनी आसानी से कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर विशाल ने अपने पिता को धमकी दे दी और बोला कि अगर मेरा कहा नहीं हुआ तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे, मैं सुसाइड कर लूंगा। बेटे की ऐसी बात सुनकर विशाल के पिता ने तुरंत फोन घुमाना शुरू कर दिया और आधे घंटे में काव्या विशाल के घर पर पहुंच गई। जब काव्या घर पहुंची तो विशाल के पिता ने पूछा कि अब तो खुश हो, तो विशाल कहने लगा कि नहीं, अब मुझे इस औरत से शादी करनी है। पिता ने कहा कि यह बेवकूफ़ी वाली जिद है, यह जिद कभी पूरी नहीं हो सकती। विशाल कहने लगा कि एक मजबूर औरत का इतने सब लोगों ने फायदा उठाया है, और वैसे भी पिताजी आप ही कहा करते थे कि हम गरीब की बेटी से शादी करेंगे, तो यह भी तो गरीबी है ना, और मजबूर भी। तब विशाल के पिता कहने लगे कि अभी इसका पति भी है, उसके रहते शादी नहीं हो सकती। तभी काव्या भी विशाल से शादी के लिए मना करने लगी, लेकिन विशाल के मन में काव्या के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो चुकी थी। अब उसकी कहानी को जानने के बाद विशाल उस थानेदार से बदला लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि विशाल उससे बदला लेता, ऊपर वाले की लाठी चल चुकी थी। उस थानेदार के पाप का घड़ा भर चुका था। एक दिन वह थानेदार रात में अपनी जीप लेकर निकला और सड़क किनारे बनी हुई झोपड़ी में एक महिला से बदतमीजी करने लगा और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, फिर अचानक से थानेदार की तबीयत खराब हुई। फिर उसने डॉक्टर की सलाह से कई जांच कराई और एक जांच ऐसी थी जिसे देखकर
उस थानेदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जांच थी HIV की। उस झोपड़ी में रहने वाली महिला के साथ संबंध बनाने के बाद उस थानेदार को भी एड्स हो गया था और जिसकी वजह से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात पुलिस विभाग में पता लगी तो हंगामा मच गया। फिर उस महिला को भी तलाश किया गया। तब पता लगा कि उस थानेदार को उस झोपड़ी में रहने वाली महिला से यह बीमारी लगी थी। अब थानेदार का चरित्र हर एक अखबार में छप चुका था और मरने के बाद भी हर कोई उसे गालियां ही दे रहा था। उस थानेदार के साथ सही हुआ या गलत हुआ, यह अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इधर काव्या ने काफी समय अपने पति आलोक का इंतजार किया। कुछ समय बाद काव्या को पता लगा कि आलोक की लाश एक तालाब से बरामद हुई है। काव्या काफी टूट चुकी थी, लेकिन विशाल ने उसका साथ नहीं छोड़ा, अंत तक उसका साथ दिया और अपने पिता को काव्या से शादी करने के लिए मना ही लिया। विशाल और काव्या की शादी में 15 दिन रह गए थे। तभी यह दोनों लोग एक जगह शादी में मोटरसाइकिल से ही जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ खेत पड़े। उन खेतों के पास विशाल ने गाड़ी रोकी। काव्या बाथरूम करने के लिए खेत में गई तो विशाल भी पीछे पहुंच गया और जब वह बाहर आई तो उससे खेत में ही संबंध बनाने को कहने लगा। काव्या मना करने लगी तो विशाल उससे जिद करने लगा। काफी मनाने के बाद और काफी देर से समझाने के बाद वह काव्या को खेत में ले गया और उसने काव्या के साथ खेत में ही 3 बार संबंध स्थापित किया। कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी हो गई। अभी विशाल के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती। कहानी हमें सीख देती है किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। थानेदार को कहीं और से सजा मिलती उससे पहले ही ईश्वर ने उसे ऐसी सजा दी जिसका कलंक आज तक उसके घर वाले भी नहीं धो पा रहे हैं। आलोक भले ही गलत व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए शक्ति का दुरुपयोग उस थानेदार को नहीं करना चाहिए था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक संदेश देकर समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। समाज में हो रही इस प्रकार की घटनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस कहानी के माध्यम से हम यह कामना करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में सावधान रहें, सतर्क रहें और खुश रहें। लिखने या बोलने में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कहानी में बताए गए पात्रों में जगह के नाम को गुप्त रखने के लिए बदल दिया गया है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।